जय हिंद। क्लास 8th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने मिनरल्स को समझा था। आज दोस्तों हम पावर रिसोर्सेज को समझने वाले हैं। ठीक है, पावर रिसोर्सेज को समझेंगे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा। ठीक है, इस चैप्टर का मिनरल्स को समझा होगा। मैंने आपको सारे मिनरल्स बताए थे। ठीक है, हमने ये भी बताया था कि देखिएगा तो सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें किस तरीके से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट है, कौन सा मिनरल कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, हर चीज़ हमने समझी थी उसमें। ठीक है, आज हम पावर रिसोर्सेज को समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पावर रिसोर्सेज, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। अब देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ पावर रिसोर्सेज होते क्या हैं दोस्तों। ये वही रिसोर्सेज होते हैं जिनमें हमने कुछ मिनरल्स की बात की थी ना, हमने याद है ना, यूरेनियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। ये जो मिनरल्स हैं इसको हम रिसोर्स के तौर पे देखिए इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे हम क्या कर सके, पावर जनरेट कर सकते हैं। पावर जनरेट कर सकें या फिर कह लीजिए एनर्जी जनरेट कर सकें। और यही एनर्जी और पावर को देखिएगा तो हम काफ़ी सारे पर्पसेस में यूज़ कर सकें, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ कर सकें, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस वगैरह में हम उस पावर या एनर्जी का यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम उन मिनरल्स की बात करते हैं दोस्तों। पावर रिसोर्सेज में हम उन मिनरल्स को लेते हैं ना जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकें। नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फिर आपका देखिएगा पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, यूरेनियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम हो गया। ये सब हम क्या करते हैं, पावर रिसोर्सेज की कैटेगरी में डालते हैं। वी ऑल्सो नीड पावर, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, कि पावर रिसोर्सेज का इस्तेमाल देखिएगा तो इंडस्ट्री में हो गया, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस में हम यूज़ करते हैं। पावर रिसोर्सेज मे बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए पावर रिसोर्सेज को ना हम दो कैटेगरीज में या दो टाइप में जनरली देखिएगा तो डिवाइड कर देते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ें। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं पहले। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं। देखिए कन्वेंशनल जो शब्द है ना, इसका क्या मतलब है, जो पहले से यूज़ करते आ रहे हैं हम। ठीक है, कहते नहीं है कि कन्वेंशनल तरीका है इसको करने का। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना हम किसी भी चीज़ में देखिएगा तो वही यहाँ पे भी है कि कन्वेंशनल सोर्सेज का सिंपल सा मतलब है जो पहले से लंबे समय से जिसका हम प्रयोग करते आ रहे हैं। और लंबे समय से देखिएगा तो हम किस एनर्जी का प्रयोग करते आ रहे हैं, क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम। फायरवुड्स हो गए, फॉसल फ्यूल्स वगैरह आज तो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसको हम बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज में हम उसी रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं एनर्जीज की बात करेंगे जो हम बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जिस ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो कोल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कन्वेंशनल सोर्सेज की देखिएगा जो एनर्जी हम बनाते हैं वो उसमें हम फायरवुड को डालेंगे। फायरवुड देखिएगा तो काफ़ी समय से हम यूज़ करते आ रहे हैं फायरवुड को। फायरवुड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड का देखिएगा तो काफ़ी समय पहले से ही यूज़ होते हुआ रहा, आपको भी पता है। ठीक है, तो इसका जनरल पर्पज़ देखिएगा तो क्या होता है, कुकिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, हीटिंग के लिए, ठीक है, गर्म रखने के लिए। सर्दियों में आप जलाते होंगे ना लकड़ियाँ वकड़ियाँ, तो ये भी देख रहे हैं एनर्जी क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, और एनर्जी क्रिएट करके इसका हम क्या उपयोग कर पा रहे हैं, कुकिंग के लिए उपयोग कर पा रहे हैं, हीटिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels। अब देखिए ये जो हम फायरवुड की बात कर रहे हैं, यही देखिएगा तो क्या होता है, फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट और एनिमल ख़त्म हो चुका है, ठीक है, टाइम के साथ, वक्त के साथ क्या होता है, वो धरती के अंदर समा जाता है और काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स साल पहले बाद क्या होता है, हीट और प्रेशर के कारण जो वही प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉसल फ्यूल्स तो ऐसा है नहीं कि आज गया 10 साल बाद हो गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं उसको फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट होने में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसीलिए हम देखिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, इतनी जल्दी से रिन्यू नहीं हो पाते हैं। फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस वगैरह हो गई, ये सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के देखिएगा तो कुछ मेन प्रकार हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। जो इन मिनरल्स के दोस्तों हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं ना, ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड है नहीं। अनलिमिटेड हो भी नहीं सकते ना, कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जबकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है तो अनलिमिटेड की तो बात ही नहीं होती।
द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। ये याद कीजिएगा, मिनरल्स वाले टॉपिक में भी मैंने आपको ये लाइन बताई थी। क्यों बताई थी? देखिए, जिस हिसाब से विश्व की जो जनसंख्या है ये बढ़ती जा रही है, विश्व की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। इनको कंज्यूम, जो ये फॉसल फ्यूल्स वगैरह हैं, इसको कंज्यूम भी ज़्यादा किया जा रहा है। जिस तेज़ी से इन फॉसल फ्यूल्स को कंज्यूम किया जा रहा है उतनी तेज़ी से देखिएगा तो इनकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। क्यों होगी फॉर्मेशन? यार पहली चीज़ तो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, फॉसल फ्यूल्स को बनने में मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो कैसे मतलब इतनी जल्दी बन पाएंगे? तभी इन्हें कहा जाता है कि ये जल्दी देखिएगा तो पृथ्वी से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉसल फ्यूल्स हैं, नेचुरल गैस वगैरह हैं, ये पृथ्वी से क्या हो सकते हैं, जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। फिर वही होगा, आज मान लीजिए कोई प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के जो रिमेन हैं वो अगर देखिएगा तो ख़त्म होते हैं और गिरते हैं, तो उनको देखिएगा अर्थ में फॉसल फ्यूल बनने में, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 1 लाख साल लग जाएगा। ठीक है, 1 लाख साल, समझ रहे हैं? आज से अगर सोच लीजिए, आप सोचेंगे भाई 1 लाख साल कितना बड़ा टाइम है, तो सोचिए कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा इन रिसोर्सेज को बनने में। नेक्स्ट हम देखें तो कोयले की बात करेंगे हम। ठीक है, एक और तरीका कन्वेंशनल सोर्सेज का कोयला। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बता सकेगा अगर आपको पता होगा तो। उसे कहते हैं हम थर्मल पावर, उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। ठीक है, कोयले से जो हम बिजली बनाते हैं उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। माथे में चिपका लीजिए, इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन जाइंट फॉर्म्स एंड स्वॉर्म्स गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पे कोयले की भी देखिए बात हो रही है। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेज, देखिए ये टॉपिक है ना, इसमें सिंपल सा है, जो बहुत पहले से यूज़ होते आ रहा है। ठीक है, कोयला बहुत पहले से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पहले ये बन चुका है, तो एक पुराना तरीका है। अब देखिए कोयले से क्या है ना, कोयला, देखिए कोयले को बनने में भी देखिएगा तो काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, पर जिस तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ रही है उस तेज़ी से देखिएगा इसकी सप्लाई नहीं है। ठीक है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि कोयले की दिक्कत हो गई थी पूरी दुनिया में। ठीक है, चाइना में तो हाल बुरा हो गया था, फिर भी यहाँ देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर चाइना लिख रखा है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है, पर चाइना में भी दिक्कत आई थी कोयले की, कोविड के चक्कर में भी हुआ था, पर है ना दिक्कत है ना, एक तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, कोयला का इतना डिमांड जब आप देखिएगा तो हम जब इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इन मिनरल्स को, ठीक है, और इतनी तेज़ी है नहीं इन मिनरल्स की फॉर्मेशन में, तो दिक्कत तो आएगी। कोल इज़ देयर फॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन, ये पॉइंट याद रखिएगा। कोल को देखिएगा तो हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक वगैरह में या अंडरलाइन कर लीजिए किताब में। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ये कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कोल के, मैप पे आप मार्क कर सकते हैं। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर, अब भारत में भी देखिएगा तो कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज है जो झारखंड में हमें देखने को मिलते हैं। मेनली देखिएगा तो रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो देखिएगा तो झारखंड में है, चारों ये जगह। ठीक है, तो ये आपको देखिएगा तो भारत के कुछ कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। ठीक है, ये देखिए जो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हो गए, ये सब ना जो मैप पे ना मैं आपको मार्क सेपरेटली कराऊंगा, खास करके इंडिया के पर्सपेक्टिव में बिल्कुल कराऊंगा। ठीक है, ज्योग्राफी जब मैं एक बार शुरू करूंगा ना अच्छे से, फिजिकल फीचर्स वगैरह सब एक तरह से हम करने वाले हैं सीक्वेंस में, तब हम करेंगे। ठीक है, कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम भी देखिएगा तो इसको भी बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। पेट्रोलियम देखिएगा तो ये पेट्रोल नहीं है दोस्तों, पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है, उसको देखिएगा तो हेड करता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के देखिएगा तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप देखिएगा तो मेडिसिन वगैरह में भी काम आता है। ठीक है, अब पेट्रोल भी बनता है, उसके बाद देखिएगा तो इसके कुछ इत्र वगैरह भी, परफ्यूम्स वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ आता है। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ना दोस्तों, ये देखिएगा तो थिक ब्लैक लिक्विड होता है, ये याद रखिएगा। अब जो पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं अपनी कार को दौड़ाने में, ठीक है, भगाने में, जो साइकिल में जो आपके देखिएगा जो तेल का यूज़ करते हैं आप, उसके चैन वगैरह में डालते होंगे ना, तो उसमें उस सब को देखिएगा तो किससे, वो सब चीज़ें किससे बनती हैं, पेट्रोलियम से बनती हैं। ठीक है, it is found between the layers of the rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas। ठीक है, अब ये देखिएगा जो पेट्रोलियम है ना, ये हमें देखिएगा जो लेयर्स ऑफ द रॉक्स होती है ना, खास करके सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, उसमें पाया जाता है, हम उसमें हमें देखने को मिलेगा। इसको हम ड्रिल्ड करके निकाल लेते हैं, और ये खास करके देखिएगा तो ज़्यादातर ऑफशोर या कोस्टल एरियाज़ में हमें पेट्रोल के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, पेट्रोलियम के
This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. देखिए इसी ऑयल को, यही जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल भी हम कहते हैं, इसी क्रूड ऑयल को क्या करते हैं हम रिफाइनरीज में भेज देते हैं, फिर रिफाइनरीज में जाके इसको रिफाइन किया जाता है और इससे देखिएगा तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, और भी चीज़ें देखिएगा तो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी बनते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूबल। देखिए पेट्रोलियम को ना हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं? ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी देखिएगा तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, काला सोना ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, देखिए कुछ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के बारे में आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि कौन कौन सी हैं। तो ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया। ठीक है, और भी देखिएगा तो आप अगर अमेरिका साइड में जाइएगा तो ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपको यूएसए हो गया, रशिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रशिया भी देखिएगा तो क्रूड ऑयल का एक अच्छा खासा देखिएगा तो यहाँ पे उत्पादन होता है, रिजर्व रखता है ये। ठीक है, वेनेजुएला हो गया, साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पोर्शन क्रूड ऑयल का इन्हीं के पास है। अल्जीरिया हो गया, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंट्री आपको देखने को मिलेगी अल्जीरिया। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ के बाद देखिएगा तो पेट्रोलियम के जो प्रोड्यूसिंग जो हाई मात्रा में मान लीजिए पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये कुछ कंट्रीज थी। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, अब भारत में भी देखिए कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिलते हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि दिग्बोई हो गया जो आसाम में है, बॉम्बे हाई हो गया जो मुंबई में है, और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स पे यहाँ पे हमें भी देखिएगा तो पेट्रोलियम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे जब भारत में इतना पेट्रोलियम पाया ही जाता है तो हम बाहर से क्यों मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल को हम एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, सॉरी इंपोर्ट क्यों करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट बोल दिया, क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? देखिए पता है क्या है दिक्कत है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है ना हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो वो देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूस करते हैं पेट्रोल को, ठीक है, रिजर्व्स हैं, उससे देखिएगा तो उसकी डिमांड पूरी हो नहीं पाती, तो बाहर से देखिए हमें तेल मंगाना ही पड़ता है। रफली मान लीजिए 85% टू 88% जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड है हमारी वो बाहर से ही आती है, हमारी बाहर से ही पूरी होती है, बाहर के मतलब देखिएगा तो देश से हम इम्पोर्ट करवाते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे एक और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की देखते हैं हम एक बार। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। अब देखिए इसका क्या सीन है, ये मान लीजिए कि क्रूड ऑयल ये रहा, ठीक है, क्रूड ऑयल ये रहा, नीचे मान लीजिए आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल जहाँ पाया जा रहा है उसके नीचे आपको जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाइएगा तो मेंटल आता है। मेंटल में क्या पाया जाता है दोस्तों? मैग्मा। मैग्मा समझ लीजिए कि मतलब गरम गरम एकदम लावा पाया जाता है। ठीक है, अब इस लावा की हीट के कारण जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है ये देखिएगा तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और यही गैस की जो लेयर्स हैं ये आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ क्रूड ऑयल रहता है। तो ये होगी आपकी जो ये होगी क्रूड ऑयल मतलब नेचुरल गैस की लेयर्स। ठीक है, और ये हो गया क्रूड ऑयल, नीचे मैग्मा है। तो हीट जैसे जैसे आ रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो नेचुरल गैस है, हीट के कारण यही क्रूड ऑयल गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और यही नेचुरल गैस हम कहते हैं इसे। ठीक है, तो नेचुरल गैस देखिएगा जब हम मिल जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। देखिए नेचुरल गैस देखिएगा तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही हमें देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ आपको बता दिया जब क्रूड ऑयल निकालते हैं ना तो कुछ मात्रा में देखिएगा तो नेचुरल गैस भी निकल जाती है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इट कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। देखिए डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल तरीके से भी हम इस नेचुरल गैस का यूज़ कर सकते हैं। रशिया हो गया, नॉर्वे हो गया, रशिया का भी पता है ना, नॉर्ड पाइपलाइन जो है वो भी तो देखिएगा तो नेचुरल गैस पाइपलाइन ही है। नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, नेदरलैंड्स हो गया, आर दी मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो ये देखिएगा तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनके यहाँ देखिएगा तो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इन इंडिया में देखिएगा तो जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और सम ऑफ शोर एरियाज ऑफ मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इंडिया में भी इन कुछ जगहों पे देखिएगा तो नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम, लास्ट देखते हैं हम दोस्तों हाइडल पावर। अब हाइडल पावर क्या होता है एक बार हम इसको देख लेते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। ठीक है, डैम्स वगैरह आपने देखे ही होंगे कभी ना कभी। ठीक है, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। ठीक है, द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, ठीक है,
जो देखिए यहाँ पे डैम्स वगैरह में जो पानी से देखिएगा जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, जनरेट करते हैं, उसको याद रखिएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं। अब से पूछ ले कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर कहाँ से जनरेट होती है, तो कोयले से। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से जनरेट होती है, तो वाटर से। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इस तरह देखिएगा तो रिजर्वॉयर्स बन रखे हैं, ठीक है, रिजर्वॉयर्स बन रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो डैम क्रिएट कर रखा है इन्होंने, डैम क्रिएट कर रखा है, और इधर देखिएगा तो जनरेटर, यहाँ पे टरबाइन लगा रखी है, ये रही टरबाइन, ठीक है। इस इमेज में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो रिजर्वॉयर्स में है ना, यहाँ पे एक छेद कर रखा है, इस छेद से क्या होता है, पानी जाता है, ठीक है, ये पूरा डैम है। यहाँ से जब पानी जाता है ना, तो यही पानी देखिएगा ना इस टरबाइन से टकराता है और टरबाइन्स को बहुत तेज तेज घुमाता है, ठीक है, बहुत तेजी में ये जो टरबाइन है घूमता है। इसी टरबाइन के घूमने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे बिजली देखिएगा तो पैदा होती है, और यही बिजली देखिएगा तो पावर ग्रिड्स में वगैरह में, या पावर लाइंस कह लीजिए, इनको ट्रांसफर कर दी जाती है, और इसके बाद घर वगैरह में देखिएगा तो यही बिजली पहुँच जाती है, ठीक है। और फिर जो यही टरबाइन से निकला हुआ यहाँ से देखिए जब घूमता है तो बाकी का पानी यहाँ इसके थ्रू निकल जाता है, ठीक है, कैनल्स वगैरह यहाँ से यहाँ से निकल जाता है इस देखिएगा पैसेज के थ्रू, और यहाँ पे देखिएगा तो यही पानी फिर इरिगेशन वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से समझा देता हूँ, ये रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर यहाँ पे आपको ये डैम दिख रहा है, रिजर्वॉयर के यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे हमने एक देखिएगा तो क्रिएट कर रखा है पाथ, इस पाथ से पानी आता है, ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमती है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, यही इलेक्ट्रिसिटी देखिएगा तो पावर ग्रिड्स में भेज दी जाती है, और वहाँ से देखिएगा तो घर वगैरह या इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। फिर यहाँ से देखिए एक और पाथ बना रखा है, इसके थ्रू जब टरबाइन घूम जाती है, जो बाकी का पानी होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और यही पानी फिर इरिगेशन वगैरह में देखिएगा तो हेल्पफुल होता है। आप समझ गए होंगे ना। आप चलिए आगे चलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। मैंने आपको बता दिया जो वाटर डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद, उसको हम इरीगेशन में यूज़ कर लेते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। मतलब विश्व की, मतलब मान लीजिए 1/4 जो विश्व की इलेक्ट्रिसिटी है वो अकेला हाइडल पावर से जनरेट की जाती है। मतलब 25% इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी पृथ्वी पे जनरेट हो रही है वो सिर्फ मान लीजिए हाइडल पावर से जनरेट होती है। अब कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी हाइडल पावर के, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि पैराग्वे हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया। चाइना ने तो डैम्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे देखिएगा तो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के। सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। अब कुछ देखिएगा तो हाइडल पावर स्टेशन हमें भारत में भी देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाखड़ा नंगल हो गया, ठीक है, तो भाखड़ा नंगल हो गया, गांधी सागर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स हो गया। तो ये कुछ देखिएगा तो हाइडल पावर स्टेशन हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझा दोस्तों कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, उसके कुछ हमने वो देखे, ठीक है। जैसे कि फायरवुड हो गया, कोल देखा, नेचुरल गैस देखा, ठीक है, पेट्रोलियम देखा, उसके बाद मान लीजिए अभी हमने हाइडल पावर देखा। तो ये 5 हमने देखे। अब इन देखिए ये जो हमने डिस्कस किए हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एक बार हम इन सारी एनर्जीज़ के जो जनरेट होती है उससे क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं और क्या डिसएडवांटेज है वो हम एक बार देख लेते हैं इस स्लाइड में, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो देखिए ऑयल और नेचुरल गैस को एक साथ ही रखा है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखिए। ऑयल के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में ईजी है। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए देखिएगा तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिलती है ऑयल की। यहाँ पे देखिए फिर ये भी है। नेचुरल गैस देखिएगा तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, इसको भी ट्रांसपोर्ट करना ईजी, पाइपलाइंस के थ्रू हम देखिएगा तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, देखिए नेचुरल गैस को देखिएगा तो क्लीनर माना जाता है ऑयल और कोल के कंपेयर में, और चीपर देन ऑयल। नेचुरल गैस को देखिएगा तो ऑयल के कंपैरिजन में चीपर भी माना जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपसे क्या बन सकता है एग्जाम में कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ इन सारे, मतलब जो भी एनर्जीज वगैरह हैं। फायरवुड के पूछ ले बताओ कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आपका इस स्लाइड से कंपेयर हो जाएगा। तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किताब होगी तो किताब में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने एडवांटेजेस देखे। अब इन दोनों देखिए ऑयल और नेचुरल गैस के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज, भाई साहब डिसएडवांटेज भी जानना जरूरी है ना। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज, ठीक है, ऑक्सीजन की डिप्लीशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिड रेन, जो इससे पॉल्यूशन देखिए जो रिलीज होगा उससे एसिड रेन देखिएगा तो कॉज हो सकती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, और देखिए सबसे पहली चीज़ तो इनकी एक्सप्लोरेशन करना कि नए फ्यूल को हम देखिए एक्सप्लोर कर पाएँ वो इतनी आसान नहीं है, ठीक है, दिक्कत होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, ठीक है। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। अब हम एक बार देखते हैं फायरवुड के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। फायरवुड के एडवांटेज की बात करें तो ईजी एक्सेस है,
भाई फायरवुड आपको आसानी से मिल जाता है, ईजी एक्सेस है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देखिए तो फायरवुड देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को, भारत में भी रूरल एरियाज में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, जो इनको कलेक्ट करने का जो टाइम आता है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मान लीजिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, ये फायरवुड बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। भगाओ इसको भाई, सब इसको यूज़ करो, पॉल्यूशन मतलब मत करो, ठीक है। जो चीज़ पॉल्यूशन कर रही है ज़्यादा यार, और वो भी देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोस्टली देखिएगा तो आपको पॉल्यूशन ज़्यादा ही करती हैं, हाइडल पावर को छोड़ दे तो, ठीक है। हाइडल पावर में आपको ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, पर बाकी कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, फायरवुड हो गया, ये सब देखिए पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते हैं। प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए इस ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी देखिएगा तो दिक्कत करता है। डिफॉरेस्टेशन, भाई फायरवुड को यूज़ करोगे तो जंगलों को तो काटना पड़ेगा, जंगलों को काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो लैंडस्लाइड्स की दिक्कत आएगी, लैंडस्लाइड्स की दिक्कत आएगी तो जान माल का नुकसान होगा। देख रहे हैं ना कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। एक ही चीज़ मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन, उससे कितनी चीज़ें निकल गई, ठीक है। तो ऐसे पढ़ा जाता है, आप समझा करिए कि फायरवुड से देखिए पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फायरवुड को काटा जा रहा है, लकड़ी काटी जा रही है, जंगलों से काटी जा रही है तो डिफॉरेस्टेशन क्रिएट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन के जरिए क्या होता है, ठीक है, मिट्टी होती है वो लूज हो जाती है, और लूज मिट्टी नीचे खिसक जाती है। उसके बाद आपको पता ही है कि लैंडस्लाइड्स हमें हिल एरियाज में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लैंडस्लाइड आएगी तो दिक्कत तो है ना भाई, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर कहते रहते, काहे का नेचुरल डिजास्टर भाई, लैंडस्लाइड्स ना मैन भी क्रिएट कर देते हैं, ह्यूमन बींग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करोगे तो भाई उसे तुम नेचुरल डिजास्टर का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये आपने फायरवुड का समझा। कोल को हम देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं कोल के। एक्सटेंसिवली अवेलेबल, कोल आपको देख लीजिएगा तो सही मात्रा में मिल जाएगा, यूज़ करने लायक देखिएगा तो कोल है। अब आपकी डिमांड ही भर भर के हैं, ठीक है, अनलिमिटेड डिमांड है, तब तो भाई कम पड़ जाएगा, ठीक है। एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसमें देखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से बन जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाबले, न्यूक्लियर रिएक्टर के मुकाबले देखिएगा, न्यूक्लियर एनर्जी बनती है उसके मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता माना जाता है इसे, ठीक है। पर डिसएडवांटेज देखिएगा तो बड़ा खतरनाक है। पॉल्यूशन देखिएगा तो पॉल्यूशन ये भी बहुत करता है, पॉल्यूटिंग सोर्स है दोस्तों। कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा तो पॉल्यूशन तो ज़बरदस्त होगा ही। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में भी मान लीजिए तो मतलब भारी भरकम रखता है, ठीक है। ट्रेन से आप अगर गए होंगे कभी तो आपने मालगाड़ी वगैरह देखी होगी, उन मालगाड़ी में आप देखते होंगे कितना ज़्यादा मात्रा में कोयला भर रखा होता है। मैंने तो देखा है यार, आपने भी कभी ना कभी तो देखा ही होगा, ठीक है। हर मालगाड़ी में नहीं, पर कुछ मालगाड़ी में मैंने देखा है। हाइडल पावर के एडवांटेजेस देखिए क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग, ठीक है। हाइडल पावर यहाँ पे मैंने बोला ना, इन चारों चीज़ों को छोड़ दीजिएगा तो हाइडल पावर में आपको पॉल्यूशन ना के बराबर देखने को मिलेगी। नॉन पॉल्यूटिंग है। प्रोमोट्स इरिगेशन फिशिंग, इसके देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इरिगेशन और फिशिंग की देखिए को ये प्रमोट करता है। इरिगेशन का मैंने बताया ना, पानी जो छोड़ता है। चीप मेथड है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, काम की चीज़ें। पर डिसएडवांटेज देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब जहाँ पे ये हाइडल पावर डैम्स वगैरह बनाया जाता है ना, तो वहाँ से लोकल जो कम्युनिटीज़ वगैरह उनको देखिएगा तो हटाया जाता है, डिस्प्लेस करा जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट चल रहा है तो कैसे वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। इनडेट्स लो एक्सपेंसिव और टू सेटअप। अब देखिए इसको बनाने में तो खर्चा आता है भाई, बनाने में खर्चा आता है, सेटअप करने में अच्छा खासा, डैम वगैरह बना रहे हो तो भाई सब खर्चा तो आएगा ना, ठीक है। तो ये हाइडल पावर के डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, हाइडल पावर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हमने, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये कहाँ किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करती है, ये भी हमने देखा। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। फॉसल फ्यूल का जैसे जैसे ज़्यादा यूज़ करो तो भाई शॉर्टेज तो क्रिएट हो ही रही है, आपको भी पता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ द फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। ये मैंने आपको पिछली साइड्स में भी बताया था कि जिस तेजी से देखिए प्रेजेंट रेट में, मतलब जिस तेजी से मान लीजिए इन फॉसल फ्यूल्स का तेजी में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इतनी जल्दी ये बनते भी नहीं, रिन्यू भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइम पे आके ना एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब वो कब आएगा, 20 साल, 25 साल, 30 साल, देखिए, ठीक है। अब सारी देखिएगा तो कंट्रीज है वो क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ तो रही हैं, पर ये भी देखना होगा क्या इनको छोड़ पाती हैं एकदम। देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इनका यूज़ देखिएगा जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है,
विच आर रिन्यूएबल। अब देखिए कुछ ऐसी एनर्जीज का अब हम धीरे, कन्वेंशनल हो गया पुराना तरीके से जो चले आ रहा है, नॉन कन्वेंशनल है जो न्यू टाइप की जो एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो क्रिएट हो रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी। इनको क्या माना जाता है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। इसमें ज़्यादा देखिएगा पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, पर खर्चा इनमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना, ये एक्सपेंसिव होती हैं, ये बात माननी पड़ेगी, और ये रिन्यूएबल भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा फंबल हो जाता है कभी कभार अगर फ्लो में बात कर रहे हैं तो, ठीक है, तो छोड़ दीजिए उसको। रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं ये सारी, देखिएगा तो विंड एनर्जी, सोलर, धूप कह रहा हूँ, सूरज कहाँ जा रहा है भाई, हवा कहाँ जा रही है, सारी रिन्यूएबल एनर्जी है। टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी ओशन वगैरह में आपको देखने को मिलेगी, सीज वगैरह में होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सोलर एनर्जी की हम बात करेंगे। सोलर एनर्जी क्या होता है, इसको हम देखते हैं एक बार। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर एनर्जी को हम सन से देखिएगा तो ट्रैप करते हैं, ठीक है। सोलर सेल्स में देखिएगा तो, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, काफ़ी सारे सोलर सेल में इनको ट्रैप्ड करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो सोलर एनर्जी आपने देखी। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल। जो ये सेल्स होते हैं ना, सोलर सेल्स होते हैं, इनको हम सोलर पैनल्स में देखिएगा तो ज्वाइन कर देते हैं, उससे सोलर पैनल जो बनता है, और सोलर पैनल देखिएगा तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, टू जनरेट पावर और फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पजेज, ठीक है। और सोलर पैनल्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, पावर ऑफ फॉर हीटिंग और लाइटिंग पर्पजेज के लिए। द ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन। अब देखिए कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, इनके पास देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, सूरज की जो गर्मी है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जितनी कंट्रीज हैं, यहाँ पे देखिएगा तो धूप की अच्छी खासी मात्रा, सूरज अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सोलर जो एनर्जी है वो अच्छी खासी काम कर सकती है, और यहाँ की कंट्रीज़ के लिए ज़्यादातर ये फ़ायदेमंद भी है, ठीक है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी को देखें, सोलर हीटर्स में भी यूज़ करते हैं, सोलर कुकर्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, सोलर ड्रायर्स में भी यूज़ करते हैं, और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज़ करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स में देखा होगा ना, उसके ऊपर सोलर पैनल लगा होता है, ठीक है। अब उसमें देखिएगा तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं सेटअप वगैरह करने की, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, वो रोशनी लेगा, एनर्जी खुद क्रिएट करेगा, और रेड ग्रीन येलो जो लाइट जलानी है जलती रहती है वो, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये था सोलर एनर्जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, चलिए। नेक्स्ट है विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी क्या होती है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। विंड एनर्जी क्या है दोस्तों, विंड इज एन इनएक्सहॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड भाई साहब एक्सहॉस्ट कैसे हो सकती है, ठीक है। हवा तो हमेशा चलती रहती है कभी ना कभी। अब वो अलग बात है कि हमें प्लेस देखना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है कि जहाँ पे ज़्यादा हवा चल पाए, ठीक है। ज़्यादा हवा, जैसे फील्ड हो गया, फिर आप मान लीजिए कोस्टल एरियाज़ वगैरह हो गए, तो वो देखिए यहाँ पे भी लिख रखा। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स जो होते हैं, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये जो विंड मिल्स आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये देखिएगा तो क्या होता है, हवा जब चलती है ना तो ये रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो इसके कारण देख लीजिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आपकी जनरेट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी फील्ड्स में इसको लगा दिया जाता है विंड मिल्स को, ठीक है, यही होती है, देख रहे हैं ना इसे, ये पंखा सा है, हवा चलेगी तो ये घूमेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी इसको देखा ही होगा। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स, ठीक है। विंड फार्म्स होते हैं जहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा आपको विंड मिल्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक विंड फार्म हो गया, देख रहे हैं आपको कितने सारे यहाँ पे आपको वो देखने को मिल रहा है विंड मिल्स, ठीक है। विंड मिल्स देखने को मिलेंगे। आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। अब देखिए इनकी, देखिए कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे, माउंटेन पासेस में आपको देखने को मिलेंगे, वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ब्लो। देखिए ऐसा नहीं कि हम इनको विंड मिल्स को कहीं पे भी जाके लोकेट कर देंगे, विंड फार्म्स को कहीं पे भी बना देंगे, नहीं, हमें लोकेशन देखनी पड़ती है कि जहाँ हवा अच्छी खासी चल रही हो, ठीक है, ठीक ठाक चल रही हो, ऐसा नहीं कि हवा रुक रही हो, हवा चल ही नहीं रही हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दो बिल्डिंग खड़ी इसके बीच में हम डाल दें विंड मिल को, काहे की हवा आएगी भाई, दिक्कत होगी ना, ठीक है। तो इसको हम कोस्टल रीजन्स में डालते हैं, जहाँ आसपास देखिएगा तो खुला खुला होता है, खुला खुला एरिया रहेगा तो हवा सही खासी चलेगी। फिर माउंटेन पासेस में देखिएगा तो हम इसको बना देते हैं, खुला एरिया है, वहाँ पे भी आपको देखिएगा तो हवा अच्छी खासी चलती है। अब विंड फार्म्स देखिए कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो विंड फार्म्स आर फाउंड इन नेदरलैंड्स में हमें देखने को मिलेंगे, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूके हो गया, ठीक है, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए हो गया और स्पेन हो गया। एंड नोटेड फॉर द विंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, इनको देखिएगा तो इनकी विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो यूएसए, यूके, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड्स में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा, ये स्पेन में भी सबसे ज़्यादा देखिएगा तो विंड एनर्जी का यूज़ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपने देखा विंड एनर्जी के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों,
न्यूक्लियर पावर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। तो देखिए इसको मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें अब अगर ये पढ़ने जाएंगे तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको मैं पढ़ दूंगा, पर सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। जैसे देख लीजिए क्या होता है ना, इसमें एक चेन रिएक्शन के जरिए दोस्तों पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है, ठीक है। और यही जब पानी देखिएगा जो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हाई प्रेशर के कारण ये भाप में कन्वर्ट होकर क्या करता है, टरबाइन्स को घुमाता है। अब यही जब टरबाइन जब घूमती है तो उसके जरिए क्या होता है, बिजली पैदा होती है, ठीक है, बिजली पैदा होती है। न्यूक्लियर फिजन देखिएगा तो दोस्तों एक बड़ी कमाल की चीज़ है, जिसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करिए तो न्यूक्लियर फिजन कोयले के मुकाबले कई लाख गुना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। क्रिएट कर सकता है नहीं, क्रिएट करता है न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। क्योंकि जब देखिए यूरेनियम को किसी बंद चैम्बर में बहुत ही हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, यार ये क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे माउस, हाँ ये मैं कहाँ पे था, देखिएगा तो जब यूरेनियम को किसी बंद चैम्बर में, ठीक है, बंद चैम्बर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे रखा जाता है, उसको हल्के न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, वो उसको एब्जॉर्व करके कई सारे टुकड़ों में बांट देता है। कई सारे टुकड़ों में बांटने के बाद क्या होता है, ठीक है, उससे एक रेडिएशन यानी ऊर्जा देखिएगा तो ऊर्जा कह लीजिए, ऊर्जा रेडिएशन के रूप में बाहर निकल कर आती है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और वही पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हाई प्रेशर में जाने के बाद भाप में कन्वर्ट होकर वो टरबाइन को घुमाता है। जब टरबाइन जब घूमती है तो टरबाइन जब घूमती है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और यही प्रोसेस जो दोस्तों है ना न्यूक्लियर पावर स्टेशन में या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में देखिएगा तो बार बार देखिएगा तो रिपीट होता रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से देखिएगा दोस्तों हम इसको चेन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये जो प्रोसेस लगातार होती जा रही है इसको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपको मैंने ये चीज़ें बता दी कि न्यूक्लियर पावर देखिए मेनली होता क्या है, काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। यूरेनियम का हम यूज़ करते हैं, आपको पता है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, मैंने न्यूक्लियर फिजन आपको अभी बताया, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर है यूएस एंड यूरोप। अब देखिए न्यूक्लियर पावर के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स किसे माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप को माना जाता है। इंडिया में भी देखिएगा तो कई सारे हमें यूरेनियम के डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल एशिया के मुकाबले ज़्यादा डिपॉजिट्स तो नहीं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, पर कुछ जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत के राजस्थान में, ठीक है, झारखंड में हमें यहाँ पे देखिएगा तो कुछ डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं यूरेनियम के। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। थोरियम देखिएगा तो भारत में अच्छी खासा मात्रा में पाया जाता है, खास करके मोनोजाइट सैंड्स हैं जो केरला में, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं थोरियम। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु। अब देखिए मैं एक वीडियो सेपरेट बनाने वाला हूँ जिसमें भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं मैं सबको आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हैं, ठीक है, मैप में भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो एक लेक्चर इस पर बनाना बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी को ना देखिएगा अभी सबसे क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है ये, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियर आप देख लीजिएगा तो अभी हाल ही में बात हो रही है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट कर सकें, ठीक है, पावर स्टेशंस बना सकें, ठीक है, पर इसमें पैसा बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए होते हैं, तो ये देखना होगा गवर्नमेंट को वो कैसे मैनेज करती हैं। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोड़ा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो ये कुछ देखिएगा तो पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहाँ पे हैं, ठीक है, भारत में। आगे चलते हैं, अपने न्यूक्लियर एनर्जी को समझ लिया होगा कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, चेन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यही आपका देख लिया न्यूक्लियर रिएक्टर है, रिएक्टर, इससे पानी बॉयल हो रहा है, यहाँ पे स्टीम के फॉर्मेट में जाके ये टरबाइन को घुमा रहा है, और यही टरबाइन देखिए जनरेटर को चालू करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। इमेज ये वाली दिखाते तो आप अच्छे से समझ जाते। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। भाई साहब क्या होती है जियोथर्मल एनर्जी, क्या होती है? तो जियोथर्मल एनर्जी को हम एक बार देख लें। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब पृथ्वी से जो हमें देखिएगा जो ऊर्जा मिलती है उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। आपको भी पता है पृथ्वी के नीचे मेंटल में, ठीक है, बहुत सारा मैग्मा, ठीक है, मैग्मा लावा देखने को मिलता है। अब वो लावा गर्म तो है भाई, कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो कुछ देखिएगा तो जो
होते हैं ना, दरार होती है, तो दरार से वो मैग्मा देखिएगा तो निकलता है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई पानी पाया जाता, पानी वगैरह, तो आपने वहीं देखा होगा उसी दरार से वो पानी देखिएगा तो गर्म पानी निकलने लग जाता, हॉट स्प्रिंग्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा तो इसी एनर्जी का कमाल है, जियोथर्मल मतलब सॉरी उसी मैग्मा का कमाल है। वो मैग्मा रिलीज होता है, मैग्मा बाहर नहीं आता, हीट उसकी बाहर आती है, उस हीट की वजह से क्या होता है, ठीक है, हीट की वजह से क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है। The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself from the hot springs. ठीक है, यही एनर्जी देखिए, तो कभी कभी मैंने आपको बताया हॉट स्प्रिंग्स के जरिए बाहर निकलती है। हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, तो कोई लोग सोचते हैं कि यार यहाँ इतनी ठंड है, लद्दाख वगैरह का एरिया हम बात करें, लद्दाख वगैरह में जब पूगा वैली आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग। तो पानी गर्म क्यों होता है? आप सोचते होंगे भाई यहाँ पे मतलब कुछ चलाया वाला है क्या, पानी की रॉड वगैरह डाली थी, गर्म हीटर की, मतलब गर्म पानी की जो रॉड होती है उसको डाला गया? नहीं, वो क्या होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। उसमें देखिए क्या होता है ना, दरारें वगैरह होती हैं। अब वही दरारों से क्या होता है ना, जब गर्म हीट निकलती है, उस हीट के कारण वो पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। अब वही आप हॉट स्प्रिंग उसे कहते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसी हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूएसए हैज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। यूएसए में देखिएगा तो विश्व के सबसे ज़्यादा बड़े हमें जियोथर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ होगी। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको जियोथर्मल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, पावर प्लांट। भारत में भी देखिएगा तो कुछ जगहों पे हमें जियोथर्मल पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मणिकरण हो गया हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली हो गया लद्दाख में, ठीक है। तो ये कुछ देखिएगा तो आपको जियोथर्मल प्लांट्स हमें भारत में देखने को मिलेंगे। तो आपने समझ लिया होगा कि जियोथर्मल प्लांट्स क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे ना ये इमेज में। अब इमेज के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार जियोथर्मल एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। ये आपको लावा दिख रहा है येलो येलो में, ठीक है। इसके ऊपर आपको पानी दिख रहा है, ठीक है, पानी है, ये पानी है, ग्राउंड वाटर मान लीजिए, ग्राउंड वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्रैक दिख रहा है दोस्तों, ये क्रैक हो गया, यहाँ पे भी आपको एक क्रैक दिख रहा है, ठीक है, ये भी एक क्रैक है, ठीक है। इसको फिल कर दिया, वेल बना दिया, ये वेल कहते हैं हम इसे, और ये पानी है आपका। अब इसी स्ट्रीम से जरिए क्या हो रहा है ना, ये पानी जो है हीट होके बाहर फवारा की तरह, फवारा ही मान लीजिए, निकल रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम कहते हैं। हॉट स्प्रिंग यही होता है, गर्म पानी होता है, नहाने में भी मज़ा आता है। ये नेचुरल क्रैक्स होते हैं, ठीक है, इसको बनाएगा। अब यही पानी देखिए हीट के जरिए जब बाहर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जाने के बाद क्या कर रहा है, इस टरबाइन को घुमा रहा है। अब ये टरबाइन जब घूम रही है तो जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इससे होती है बिजली पैदा। तो ये होगी जियोथर्मल एनर्जी आपकी। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइडल एनर्जी। क्या होती है टाइडल एनर्जी, को हम समझ लेते हैं। टाइडल एनर्जी मतलब समझ लीजिए तो टाइड्स वगैरह से जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइड्स आपको पता है ना कैसे बनती हैं, ग्रेविटेशनल पुल जो होती है सूर्य और चंद्रमा की, उसके कारण क्या होती है, टाइड्स वगैरह बनती हैं। ज्योग्राफी का एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि टाइड्स वगैरह को कैसे मतलब समझाना है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज टू टर्न दी टर्बाइन। हाई टाइड्स के कारण हाई टाइड्स के देखिएगा तो टाइम पे क्या होता है, ये जो टाइड्स वगैरह उठती हैं, इसके कारण क्या होता है, टर्बाइंस को, इमेज कहाँ गई यार, इमेज के जरिए समझाता आपको मैं, इमेज नहीं है पर आप ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए हाई टाइड के कारण क्या, हाई टाइड के टाइम क्या होता है ना, जो एनर्जी जो टाइड से जनरेट होती है उससे क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, उससे हम टरबाइन को घुमाते हैं। हाई टाइड्स के टाइम पे जो एनर्जी जो टाइड से जनरेट होती है उससे हम क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। और ये जब टरबाइन घूमती है, सिंपल सा भाई सब में कारण है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, मतलब टरबाइन जब घूमेगी तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, वो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी भेजेगी, जनरेटर से देखिएगा तो ग्रिड्स वगैरह में चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब देखिए ये रशिया, फ्रांस, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी हमें देखिएगा तो टाइडल मिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, टाइडल मिल फार्म्स हमें देखने को मिलेंगी रशिया ग्रांस कह रहा हूँ, फ्रांस, रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। लास्ट चलते हैं बायोगैस क्या होता है। बायोगैस को एक बार हम देख लें तो उसके बाद आपका ये टॉपिक हो गया फिनिश। ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने हैं। Organic waste such as dead plants and animal materials, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। अब देखिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल के मटेरियल्स हो गए, ठीक है, एनिमल के जो देखिएगा तो डंग्स हो गए, ठीक है, काउ डंग्स वगैरह हो गया मान लीजिए, किचन वेस्ट हो गया, किचन में देखिएगा जो वेस्ट सामान होता है, इसको हम क्या ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल होता है ये, इसको हम बायोगैस कहते हैं, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस, ठीक है।
अब ये जो वेस्ट होता है ना दोस्तों, इसको डिकम्पोज करने का काम ना इन कुछ बैक्टीरियाज वगैरह का होता है। जब ये बैक्टीरियाज जब बैठते हैं इस पे, इसको डाइजेस्ट करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, बायोगैस एमिट होती है। और बायोगैस देखिएगा जो एमिट होती है जो बैक्टीरियाज की वजह से, बैक्टीरियाज का देखिएगा तो इसमें बहुत क्रिटिकल रोल होता है, ठीक है। इन बायोगैस जो ये भी होती है, जो आपके ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं, इनको जब डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा, तो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, डिकम्पोज के टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारी जो बायोगैस जो डाइजेस्टर्स है ना, ये एमिट होते हैं, ठीक है। उसमें देखिएगा तो दो आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। तो ये आप समझ गए। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर, ठीक है। बायोगैस देखिएगा तो कुकिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है। देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हर साल ऑर्गेनिक मैन्योर भी देखिएगा तो यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसके कारण बायोगैस से जो वेस्ट वगैरह बच जाते हैं, उससे हम देखिएगा तो मैन्योर्स वगैरह बना लेते हैं, जो खेती बाड़ी में देखिएगा तो काम क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये हमने बायोगैस देख लिया। अब हम थोड़े देखिएगा तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इन एनर्जीज़ के देख लेते हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी के कुछ हम एडवांटेजेस भी देखेंगे, डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। विंड एनर्जी देखिएगा, एडवांटेजेस क्या, नॉन पॉल्यूटिंग, भाई हवा से क्या पॉल्यूशन होगी, नॉन पॉल्यूटिंग है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, ठीक है। एक बार अगर इसे सेटअप कर दिया गया तो देखिएगा तो काफ़ी लो कॉस्ट आती है प्रोडक्शन की, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, सेफ है और क्लीन है, ठीक है। तो एडवांटेज देखिएगा तो विंड एनर्जी के काफ़ी सारे अच्छे देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज क्या है भाई, नॉइज़ पॉल्यूशन, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ ये करता है, ठीक है। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार सेटअप कर दिया गया है ना, अगर यहाँ पे एडवांटेज ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन देखिएगा जो कम आती है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन आती है, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का जो खर्चा आता है वो कम आता है एक बार अगर इसे सेटअप कर दिया गया। पर भाई विंड मिल को सेटअप जब किया जाता है ना स्टार्टिंग में, तब ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन, ठीक है। टीवी और रेडियो रिसेप्शंस में देखिएगा तो ये डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट करता है, बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल विंड एनर्जी है, ठीक है। ये जो विंड मिल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी पक्षी आ जाते हैं ना तो कट वट जाते हैं, तो ठीक है, वो ये देखने को मिलता है हमें। सोलर एनर्जी के एडवांटेज देखिए, इनएक्सॉस्टेबल, सूर्य कहाँ भाग के जा रहा है, ठीक है, सूर्य वहीं है, पृथ्वी वहीं है अभी तो फिलहाल, अब करोड़ों साल बाद का पता नहीं, पर अभी तो यही है, ठीक है। तो सूर्य भी वहीं है, पृथ्वी भी वही है, तो सूरज कहीं भाग के जाने वाला नहीं, एनर्जी आ रही है। तो सोलर एनर्जी देखिएगा तो इन एक्सॉस्टेबल है। पॉल्यूशन कहाँ से होगा भाई, पॉल्यूशन होगा ही नहीं इससे, ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग है। पर डिसएडवांटेज देखिएगा तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, ठीक है, डिफ्यूज सोर्स है, ठीक है, तो एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी देखिए। अब टाइडल एनर्जी की तरफ हम बढ़ें, एडवांटेज, अब ये एक चीज़ देख लीजिए, जो ये जितनी भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, जिसको मान लीजिए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, ये देखिए ऐसा नहीं है कि सारी की सारी अगर देखिएगा आप तो ज़्यादातर नॉन पॉल्यूटिंग ही है। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी हो गई, फिर आप देखिएगा तो न्यूक्लियर एनर्जी से देखिएगा तो ज़्यादा मात्रा में नहीं, कितना ना के बराबर ये पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। बायोगैस हो गया, इससे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब देखिएगा तो सेफर सोर्स ऑफ क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती हैं। टाइडल एनर्जी देखिए, इसके एडवांटेजेस, नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएक्सॉस्टेबल है, ठीक है, ये भी इनएक्सॉस्टेबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। ये डिसएडवांटेज भी देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज भी देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, डिफिकल्ट टू हार्नेस, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है टाइडल एनर्जी के कारण। न्यूक्लियर एनर्जी के देखते हैं एडवांटेजेस, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यार यूरेनियम मान लीजिए 1 किलो यूरेनियम है ना, वो मान लीजिए 25,000 टन कोयले के बराबर है, एनर्जी का जनरेट कर सकता है। 1 किलो का जो यूरेनियम होता है वो आप मान लीजिए 25,000 टन जो कोयले से जो एनर्जी बनने वाली है ना, उसको देखिए उतने मात्रा को देखिए इक्वल बराबर है, ठीक है। दिल्ली को मान लीजिए यार अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है 1 किलो जो यूरेनियम है, 6 घंटे 7 घंटे तो आराम से दे देगा। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सपेंसिव, देखिए इससे डिसएडवांटेज भी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी देखिएगा तो जनरेट होती है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना, ठीक है, तो एक्सपेंसिव भी है। बायोगैस को देखें तो इसके एडवांटेज देखिए, लो कॉस्ट, खर्चा आता ही नहीं है,
ईजी टू ऑपरेट, ऑपरेट करना आसान है। मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, बायो वेस्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकें ये हमें बायोगैस में देखिएगा तो अच्छे से पता चलता है। डिसएडवांटेज देखिएगा तो कॉजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखिए इफेक्ट करता है। मैंने आपको कहा था ना सारे नहीं पर कुछ ऐसे हैं जो पॉल्यूशन करते हैं थोड़ा बहुत, देखिएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे कॉज डालते हैं, तो उसमें से एक बायोगैस भी है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है तो इसके एडवांटेज देखिएगा तो क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी देखिएगा तो इको फ्रेंडली है, ऑलवेज अवेलेबल है ये। डिसएडवांटेज क्या, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। पहली बात तो ये सिटीज से हर जगह आपको ये हॉट स्प्रिंग्स देखने को तो मिलेंगे नहीं कि हर जगह आपको हॉट स्प्रिंग्स ही देखने को मिल रहा है, तो सिटीज से मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा दूर इन्हें ये देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, ये जो ये डिसएडवांटेज मैं बता रहा हूँ जियोथर्मल एनर्जी का, सिटी से अगर काफ़ी ज़्यादा दूर हैं तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करोगे, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा उससे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे देखिएगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया सब। देखिएगा तो यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका ये चैप्टर हो गया खत्म, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि आपको इस चैप्टर में, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं इसको समझाने में। पिछले टॉपिक में मैंने मिनरल्स बताया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चैनल को ग्रो करना है तो थोड़ी बहुत आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, मज़ा आएगा यार साथ में जब काम करेंगे ना। यहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स दूंगा, आप उधर से सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, तो देख रहे हैं दोनों तरफ से काम हो रहा है तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है दोस्तों, ठीक है, तो बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। सारे जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 6th, 7th, 8th के एनसीईआरटी सब देखिएगा तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बंद रखी है। सारे लेक्चर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।